नमस्कार दोस्तों, मैं पोकरा बामणिया आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो देखिए, हमने मेंडल के तीनों नियम पढ़े: प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक का नियम, विसंयोजन नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। जो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है उसका हमने अपवाद पढ़ा सहलग्नता। तो जब सटन और बोवेरी दो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कर रहे थे तब उन्होंने जीन्स के अंदर गुणसूत्र के अंदर समानता देखी और वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो काम गुणसूत्र का है वही काम जीन का है, या जो काम जीन्स का है वही काम गुणसूत्र का है। गुणसूत्र भी जोड़ों में पाए जाते हैं, जीन्स भी जोड़ों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र भी युग्मकों में जाते हैं, जीन भी युग्मकों में जाते हैं। जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, युग्मक निर्माण के दौरान जोड़े अलग हो जाते हैं, उसी तरह से युग्मक निर्माण के दौरान जीन्स के जोड़े भी अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी इन्होंने 1902 के अंदर वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिया। अब इसमें इन्होंने ये बताया कि जो युग्मक होते हैं, जो गैमेट होते हैं, वो जनक पीढ़ी और संतति पीढ़ी इन दोनों के बीच में लिंक का कार्य करते हैं या सेतु का कार्य करते हैं। जो गैमेट बनेंगे, जो युग्मक बनेंगे, वो जनक पीढ़ी और संतति पीढ़ी इन दोनों के बीच में लिंक या सेतु का कार्य करते हैं या इन दोनों को बीच में जोड़ने का कार्य करते हैं। अब संतति की जब वंशागति होती है तब दोनों युग्मकों का समान योगदान होता है। जो युग्मक है ये समान रूप से संतति में जाते हैं। गुणसूत्र है वो केंद्र में पाए जाते हैं। कोशिका का जो केंद्र वाला भाग है, केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर दानेदार संरचना के रूप में जीन्स पाए जाते हैं। अब संतान में जो लक्षण जाएंगे उसके लिए जिम्मेदार गुणसूत्र होते हैं। और हम ये कहें कि गुणसूत्र के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, इसका मतलब लक्षणों के लिए जिम्मेदार गुणसूत्र के साथ साथ जीन्स भी होते हैं। या हम ये कहें कि गुणसूत्र या जीन्स ये आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, या आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनमें ये वाहक का कार्य करते हैं, गुणसूत्र और जीन्स। तो देखिए, गुणसूत्र हो या गुणसूत्र का जोड़ा हो, कोई भी जीव का जब निर्माण होगा, जीव के विशिष्ट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस जीव का जो विकास होगा, संपूर्ण विकास गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करेगा, संपूर्ण विकास जीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जीन्स के अकॉर्डिंग उसमें प्रोटीन का निर्माण होगा, डीएनए के अकॉर्डिंग उनमें प्रोटीन का निर्माण होगा। तो गुणसूत्र या गुणसूत्र का जो जोड़ा है उससे एक विशिष्ट जीव का निर्माण होता है। अब यदि गुणसूत्र कम ज्यादा हो जाए, जीन्स कम ज्यादा हो जाए, तो उनमें क्या होगा, उससे संबंधित विकार उत्पन्न होगा। यदि कमी हो गई तो कमी वाले विकार हो जाएंगे, अधिकता हो जाएगी तो अधिकता वाले विकार आ जाएंगे। कमी, क्षति, अधिकता होने पर आनुवंशिक विकार उत्पन्न होते हैं। और गुणसूत्र, जीन, ये दोनों जो है वो समान व्यवहार करते हैं, दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है। तो इसको सटन और बोवेरी, ये जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1902 के अंदर वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया और इसके द्वारा समझाने का प्रयास किया। अब यदि हम गुणसूत्र और जीन्स के बीच में तुलना करें, गुणसूत्र और जीन्स, ये गुणसूत्र और जीन, इनकी यदि हम तुलना करें तो देखिए, ये मान लो गुणसूत्र है, ये एक ऐसा गुणसूत्र है, दो गुणसूत्र एक जैसे हैं, तो गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र का एक जोड़ा होगा, एक सेट होगा, और इन गुणसूत्र के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। गुणसूत्र के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, वो भी जोड़ों में पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये जीन है, तो ये इस तरह से जीन है, तो जीन भी जोड़ों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जोड़ों में, तो ये जीन जो है ये भी जोड़ों में पाए जाते हैं। इस तरह से ये आप क्या करते हैं, समानता रखते हैं। दूसरा, युग्मक निर्माण के समय जब युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक निर्माण के दौरान जो गुणसूत्र है वो आधे हो जाएंगे, जितने गुणसूत्र है जोड़े अलग हो जाएंगे। जब जोड़े अलग हो जाएंगे तो जीन्स भी अलग हो जाएंगे। तो गुणसूत्र और जीन
अलग अलग स्थानांतरित होते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र और जीन्स जो कि गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में स्थानांतरित हो जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये कह दिया कि युग्मक निर्माण के दौरान ये गुणसूत्र अलग युग्मक में जाएगा, ये गुणसूत्र अलग युग्मक में जाएगा। जब ये गुणसूत्र अलग युग्मक में जाएंगे तो जीन्स तो इनके ऊपर पाए जाते हैं, तो ऑटोमेटिक जो जीन्स है वो भी अलग अलग युग्मकों के अंदर जाते हैं। अब ये जब इनके जोड़े अलग होंगे, गुणसूत्र के जोड़े अलग हो गए, जीन्स के जब जोड़े अलग होते हैं तो इनके जोड़े स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं या स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। नेक्स्ट, युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्र हो चाहे जीन्स हो, इनके जोड़े गुणसूत्र या जीन्स के जोड़े स्वतंत्र रूप से, इनके जोड़े स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं, स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। अब देखो स्वतंत्र रूप से कैसे पृथक होंगे, जब ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र जब युग्मक पढ़ेंगे तो देखना ये एक युग्मक के अंदर इस तरह से गुणसूत्र चला गया, ये एक युग्मक में, इसके ऊपर ये जीन था कैपिटल टी, दूसरे युग्मक के अंदर ये दूसरे वाला गुणसूत्र जाएगा, वो देखिए वो इस तरह से है, इसके ऊपर भी ये जीन है टी, तो ये दूसरे युग्मक में जाएगा, ये पहले युग्मक में और ये दूसरे युग्मक में जाएगा। अब देखो ये जो जीन्स जो कि जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे देखिए ये जीन्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, जब युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक निर्माण के दौरान ये पृथक हो जाएंगे, आधे जो युग्मक है उसमें कैपिटल टी जीन्स आएगा और आधे जो युग्मक है उसमें स्मॉल टी जो जीन्स है वो जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब युग्मकों का निर्माण होगा तो ये जीन्स और गुणसूत्र जो पृथक हो जाते हैं ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। इसको हम कहेंगे कि जो वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत है, गुणसूत्र सिद्धांत है, ये बातें हम इस सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। इस तरह से गुणसूत्रों में वियोजन के कारण, गुणसूत्रों के अंदर वियोजन के कारण हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो पुनः डबल हो जाते हैं। ये गुणसूत्र है वो जब युग्मक बने उस समय आधे हो गए तो नर और मादा इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, तो जनन के बाद में, लैंगिक जनन के बाद में आधे गुणसूत्र माता से आ जाएंगे, आधे पिता से आ जाएंगे और संतान के अंदर गुणसूत्र है वो समान संख्या में पाए जाते हैं। अब इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, या फिर जो गुणसूत्र सिद्धांत है, जो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत है, इसका प्रयोगशाला के अंदर सत्यापन करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन नामक वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने फल मक्खी के ऊपर प्रयोग किए और ये चीजें है वो समझाने का प्रयास किया। थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको टीएच मॉर्गन भी कहा जाता है, थॉमस हंट मॉर्गन जिसे टीएच मॉर्गन भी कहा जाता है, टीएच मॉर्गन भी कहा जाता है। इस वैज्ञानिक ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी है या जो सटन बुमेरी के द्वारा दिया गया गुणसूत्र सिद्धांत है उसका प्रयोगशाला के अंदर सत्यापन करने का प्रयास किया, और इस वजह से जो थॉमस हंट मॉर्गन है इनको प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों कहते हैं, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक मॉर्गन नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वंशागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत है या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द हेरिडिटी है उसका प्रयोगशाला के अंदर सत्यापन किया, इस वजह से प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक मॉर्गन को कहा जाता है।
अब मॉर्गन ने जो प्रयोग किए ये प्रयोगशाला के अंदर किए। जब प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से ये प्रयोग किए तो उन्होंने एक कीट या एक जंतु को काम में लिया जिसका नाम है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। जो फल मक्खी है, इस फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये एक ऐसी मक्खी है जिसका प्रयोगशाला के अंदर अधिकता से उपयोग किया जाता है। तो फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। फल मक्खी के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n बराबर 8, मतलब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब यहां पर एनसीईआरटी बायो कक्षा 12 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि मॉर्गन ने फल मक्खी का ही चयन क्यों किया? मॉर्गन ने प्रयोगशाला के अंदर या कृत्रिम रूप से इनके ऊपर जब प्रयोग किए तो इन्होंने फल मक्खी का ही प्रयोग क्यों किया? ये एनसीईआरटी बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वर्ष के एग्जाम के लिए हो जाता है। तो देखिए चयन के जो कारण हैं उसमें स्पष्ट रूप के अंदर देखा है। सबसे पहला कारण है कि जो फल मक्खी है इनको कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर रखना आसान है या इनको आसानी से रखा जा सकता है। तो कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर फल मक्खी को रख सकते हैं। दूसरा है इसका जीवन काल छोटा होता है। जीवन काल छोटा होता है, मतलब 2 सप्ताह का जीवन काल होता है। तो हम इसमें यदि संतान प्राप्त करना चाहें, जो संतान हम प्राप्त करना चाहते हैं वो जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम हमारा जो प्रयोग या हम जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसका रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाए। तो संतान जल्दी उत्पन्न हो जाती है। एकल मैथुन के द्वारा अधिक संतान उत्पन्न होती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा कारण रहा इसका। एक बार मैथुन क्रिया की और उसे संतानों की संख्या अधिक प्राप्त होती है। और लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि नर और मादा इनकी अलग अलग पहचान की जा सकती है। नर और मादा को अलग अलग पहचाना जा सकता है, इसको हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। तो फल मक्खी के अंदर या ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के अंदर नर और मादा इन दोनों की अलग पहचान करना आसान था या अलग पहचान की जा सकती है। इसके अलावा उसमें अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं या अनेक विपर्यासी लक्षण कहें या विशेषक पाए जाते हैं। जैसे शरीर का रंग है, नेत्र का रंग है, पंखों का आकार है। ये ऐसे लक्षण हैं जिनको कम आवर्धन वाला कोई लेंस वाला सूक्ष्मदर्शी है, कम आवर्धन क्षमता वाला कोई सूक्ष्मदर्शी है, उसके द्वारा भी हम इन लक्षणों को आसानी से देख सकते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, ये मैंने यहां बता दिया आपको। तो इस तरह से एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि मॉर्गन के द्वारा फल मक्खी का ही प्रयोग क्यों किया गया। तो स्पष्ट कारण आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर आसानी से रखा जा सकता है। दूसरा है जीवन काल छोटा होता है। तीसरा एकल मैथुन से अधिक संतान उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है जिससे नर और मादा की अलग अलग पहचान की जा सकती है। और अनेक विपर्यासी ऐसे विशेषक पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिन्हें कम आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से देखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर बात की जो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत है उसके बारे में, और वंशागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत है इसका प्रायोगिक सत्यापन जो कि मॉर्गन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, इसके बारे में डिस्कस किया। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न जैसे गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, और गुणसूत्र सिद्धांत में है क्या, गुणसूत्र सिद्धांत हम किसे कहेंगे, प्रायोगिक सत्यापन किसने किया और कौन से जंतु के ऊपर किया, और उस जंतु का ही चयन क्यों किया। तो किसने किया, मॉर्गन ने किया। और कौन से जंतु का, फल मक्खी का उपयोग किया, और फल मक्खी का ही चयन क्यों किया, उसके ये विशिष्ट प्रकार के में कारण पड़े। तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।